डेट था 11/11/11 यानी 11 नवंबर 2011। उस दिन ठीक सुबह 11:11 पे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को 111 रन चाहिए था जीतने के लिए। ये एक ऐसा कोइंसिडेंस है जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बट एक्चुअल में हुआ था। और इतिहास में जरा जाके देखो, साल 1582 में अक्टूबर 4 से लेकर अक्टूबर 14 10 दिन पूरे दुनिया के कैलेंडर से मिसिंग था। यानी आज मान लो 4 अक्टूबर है तो नेक्स्ट सुबह आप उठे और देखे कैलेंडर में 14 अक्टूबर हो गया। ये भला कैसे हुआ? और अगर आप अपने फोन को 2 साल नॉन स्टॉप चार्जिंग पे छोड़ दो तो क्या होगा? हम मानता हूँ प्रोटेक्शन होती है आजकल के चार्जर्स और फोन्स में, पर 2 साल नॉन स्टॉप लगा के छोड़ दे तो आखिर होगा क्या फोन के साथ? ये सब और ऐसी और भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे, जिनको सुनने के बाद आप कहोगे वाओ, आपके घर के मैं सारे बिस्किट्स के डब्बे चुरा लूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया तो, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 9। देखो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग थिंकिंग है जो कि आप में से किसी एक सब्सक्राइबर ने किया था। ये वाला कमेंट, मान लो धरती का हम सारा कचरा अगर स्पेस में फेंक दे तो क्या होगा? ये तो सबसे बेस्ट होगा धरती को क्लीन रखने के लिए, राइट? जो आपका कॉमन सेंस कह रहा है ना कि ये तो अच्छा नहीं होगा क्योंकि स्पेस तो फिर गंदा हो जाएगा। ये यहाँ पर आपका लॉजिक राइट नहीं है। स्पेस गंदा नहीं होगा, ऐसा क्यों? देखो स्पेस वैक्यूम है और इतना इनफिनिटली बिग है कि कचरा मैटर ही नहीं करता। हमें बस धरती के सिस्टम से कचरे को एस्केप करा देना है। कचरे सिर्फ धरती से दूर चले गए, फिर ये इकोसिस्टम तो क्लीन हो जाएगा और कचरा स्पेस में जहाँ जाता है वहाँ जाए, लास्ट में वो तैरते तैरते सौर सिस्टम के बाहर चल जाएगा और तैरता रहेगा इस यूनिवर्स के अनंत डिस्टेंस तक। एलियंस को मिलेगा मे बी बाद में। पूरी मतलब ये है कि स्पेस इतना बड़ा है, स्पेस इतना इनफिनिटली बिग है कि लाइफ टाइम जितना कचरा धरती पे एक्यूमुलेट हुआ है उन सबको अगर हम फेंक दे स्पेस में, तब भी स्पेस को 0.001% भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पेस इतना जायगेंटिक है कि ये इतना टन ऑफ मैटर स्पेस के लिए कुछ भी नहीं है। मींस इससे ये धरती तो क्लीन रह सकती है पूरे तरह से। तो अगर धरती पे लैंडफिल्स पे कचरे बढ़ रहे हैं, तो अगर वैज्ञानिक स्पेस में कचरों को फेंकने वाला सिस्टम बना दे तो फिर तो हम लोग धरती के सिस्टम को पूरी तरह से क्लीन कर सकते हैं, राइट? तो ऐसा क्यों नहीं करते हमारे वैज्ञानिक? क्या रोक रहा है उन्हें ये करने से? ये आइडिया तो बहुत सही है, पर सिर्फ एक चीज इस चीज को होने में रोक रही है और वो है मनी, यानी कॉस्ट। देखो जब आप कहीं कोरियर भेजते हो तो 200-300 रुपए में भेज देते हो। इंटरनेशनल कोरियर है तो हजारों रुपए लगते हैं, फिर भी ठीक है। पर मान लो आपका भाई स्पेस में है और स्पेस में अगर आपको मात्र 1 kg मटेरियल भी भेजना है तो उसका नॉर्मल खर्चा आता है अराउंड $30,000 यानी करीब 25 लाख रुपए। यानी अगर 100 ग्राम रुई को भी स्पेस में भेजोगे तो 2.5 लाख रुपए खर्चा आएगा। पर अभी रिसेंटली एलोन मस्क जी की मेहरबानी से इस कॉस्ट को कम किया गया है, जिन्होंने इसकी कीमत को नीचे लाया है। तो इसलिए अब अगर आप फिलहाल 1 kg सामान या कचरा या कुछ भी स्पेस में भेजना चाहोगे, सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन तो वो आपको $3,000 में भी मिल जाएगा, यानी करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास, वाया एलोन मस्क के स्पेसएक्स के फैल्कन 9 से, जो कि अभी के समय सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है दुनिया के किसी भी इंसान के पास। फिर जब स्पेस में कचरा भेजने का जो कॉस्ट है वो इतना आता है क्योंकि रॉकेट में फ्यूल यूज होता है, तो आखिर कैसे इंसान स्पेस के अनंत डार्कनेस में कचरा को फेंकेगा? और रॉकेट से जो पॉल्यूशन होगा उतना कचरा भेजने में वो इतना होगा कि कचरे होने के चलते इतना पॉल्यूशन हो रहा है धरती पे, उससे ज्यादा तो रॉकेट से जो पॉल्यूशन होता है वो हो जाएगा। तो कमेंट वाले भैया ये इसलिए नहीं करते हैं वैज्ञानिक। बाकी प्लान तो अच्छा है वैसे, अगर कॉस्ट इफेक्टिव तरीका निकल जाए तो फिर हम भेज सकते हैं स्पेस में। अब यहाँ पर एक मॉरल बात आती है कि हमें नहीं भेजना चाहिए क्योंकि स्पेस गंदा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा डीप सोचो इसको एक बार कि स्पेस इतना बड़ा है, मैं फिर से कह रहा हूँ स्पेस इज इनफिनिटली बिग, तो स्पेस में कचरा भेजना मॉरली भी राइट है एक्चुअली में। और स्पेस मतलब धरती के जस्ट पास या सोलर सिस्टम में नहीं, बल्कि सोलर सिस्टम के भी बाहर। फैक्ट नंबर 8। मैंने आपको एक बार बताया था कि हर जगह नंबर 1111 दिखना, जैसे कि आप जगह बज रहा है 1111, ओटीपी आया उसमें 11 है, बिल आप कहीं पे कर रहे हो वहां पर 11 है, तो ये आपके लिए अच्छा संकेत होता है अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल मास्टर्स। पर हमारे दुनिया में एक बार ऐसा हुआ है जब पूरी दुनिया ने 1111 को देखा है। 11 नवंबर 2011 को साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा था। साउथ अफ्रीकन टीम ने अपने आप को ऐसी पोजीशन पे पाया जहां उनको 111 रन चाहिए था जीतने के लिए, पर स्टेडियम पे सबने क्लॉक को देखा तो 11 बज रहा था, लेकिन फिर सबका मिनट पे नजर गया, 11 के सामने भी 11 था, 11 सुबह का हो रहा था। पर फिर अचानक से स्टेडियम में सबने सोचा 1 सेकेंड, आज तो डेट भी है 11 नवंबर 2011। उसके बाद पूरे स्टेडियम ने कहा
इसे क्रिकेट के वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट कोइंसिडेंस कहा जाता है। इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती है उसे नंबर सिंक्रोनिसिटी कोइंसिडेंस कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7, देखो आप लोगों में से जितने भी लोगों के घर में गाड़ी है, 4 व्हीलर कार, तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने ड्राइवर भी रखा होगा। पर यहाँ पर लोग एक प्राइवेसी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अगर आप कुछ फैमिली का इंपॉर्टेंट मुद्दा बात कर रहे हो तो ड्राइवर भी सुन रहा होता है। स्पेशली अगर बड़ी फैमिली हो तो बातें सीक्रेट रहनी चाहिए, राइट? तो आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिससे कि ड्राइवर ना सुन पाए, ऐसा कुछ हो पाए। पर अभी कार इंडस्ट्री में एक डिमांड शुरू हो रही है जिसमें कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी की मांग की जा रही है जिसमें समहाउ ड्राइवर बातों को ना सुन पाए। एटलीस्ट लग्जरी गाड़ियों में तो ऐसा होना चाहिए, जो करोड़पति अरबपति परिवार होते हैं उनके लिए। अब फ्रंट सीट और बैक सीट के बीच में वॉल तो दे नहीं सकते, वॉल देंगे भी फिर भी आवाज तो जाएगा ही। तो अब ऐसी टेक्नोलॉजी कई गाड़ियों में आ रही है और इसका नाम है APT टेक्नोलॉजी, यानी एक्यूस्टिक प्राइवेसी टेक्नोलॉजी। और मोटर ऑक्टेन ने इसके ऊपर एक बहुत ही मस्त वीडियो डाला था जिसमें वो हुआई एटो M9 नाम की गाड़ी में ये फीचर दिखा रहे थे, जो कि 1 करोड़ की गाड़ी है। मोटर ऑक्टेन का ये वीडियो देखो आप। कैमरा के पीछे केविन है। केविन हाय बोलो। हाय। केविन की आवाज आई आपको? अब मैं क्या करूंगा, केविन जरा वो बटन दबा दो। अब कुछ बोलो। कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, जरा फिर से बटन प्रेस करो एंड बोलो। हेलो रचित, कैसे हो आप? कैसे चल रहा है सब कुछ? आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ी बवाल चीज है, मतलब कार अंदर से नॉर्मल है फिर भी पीछे वाली की बातें आगे वाले तक नहीं पहुंचेगी। बीच में नॉर्मल है सब कुछ, फिर भी पीछे की आवाज आगे पहुंचना इम्पॉसिबल है इस टेक्नोलॉजी से। तो ये होता है साउंड को कैंसल आउट करके, मतलब पीछे जो बोल रहा होता है वो आवाज हवा में ट्रेवल करता है। तो आपको समझाने के लिए कहता हूँ सिंपल भाषा में कि जब वो कुछ बोलेगा पीछे से तो वो हवा में ट्रेवल करेगा, तो कार के स्पीकर से उसी साउंड का एंटी साउंड निकाला जाता है जो आवाज को कैंसल आउट कर देता है। यानी गाड़ी के अंदर बहुत ही क्लेवर सिस्टम है स्पीकर्स का, जिससे कि एंटी साउंड निकलता है, जिसे एंटी वेव कहते हैं। साउंड वेव और एंटी वेव कैंसल आउट। +1 अगर साउंड है तो -1 एंटी वेव है, और +1 -1 मिलके 0 हो जाता है। मतलब कार के पीछे अब कंप्लीट प्राइवेसी। फैक्ट नंबर 6, मान लो आज 4 अक्टूबर है। ये वीडियो में एक पल ऐसा आएगा जब एक्चुअली में 4 अक्टूबर होगा। कमेंट करना अगर आज है तो। मान लो आज 4 अक्टूबर है, आप कल सुबह उठे देखे डायरेक्ट 14 अक्टूबर हो गया। इतिहास को झांक के देखो आप, एक बड़ी खतरनाक डेटा मिलेगा। आज से ठीक 442 साल पहले साल 1582 में अक्टूबर का महीना चल रहा था। दिन था 4 अक्टूबर और अगला दिन 14 अक्टूबर हो गया। तो 10 दिन कैलेंडर से मिसिंग थे। पर क्यों और कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि साल 1582 में लोग जूलियन कैलेंडर यूज करते थे, बट वो एक्यूरेट नहीं था। क्या एक्यूरेट नहीं था? जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग साल होता था 365.25 डेज का। यानी जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 365.25 डेज लगता है सन के चारों तरफ धरती को चक्कर लगाने में। पर ये असल में गलत था। एक्चुअल में सन के चारों तरफ धरती को रिवॉल्व करने में लगता है 365.24 डेज। ये जो पॉइंट में डिफरेंस था, यानी कुछ मिनट्स का डिफरेंस, इंसानियत के शुरुआत से लेकर 1582 तक बिल्डअप होते होते एक बहुत बड़ा डिफरेंस बन गया था। यानी एक्चुअली में जब धरती सूर्य के चक्कर लगा रही थी उससे कैलेंडर्स मिसमैच हो रहे थे। तो उसी को एडजस्ट करने के लिए 10 दिन को स्किप करने की जरूरत थी कैलेंडर्स में। इसलिए अक्टूबर 4 से डायरेक्ट नेक्स्ट डे अक्टूबर 14 हो गया, ताकि एक्चुअली जो धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है स्पेस में, एक्चुअली वो सिंक हो जाए हमारे कैलेंडर से। दैट्स गजब। वैसे अभी के समय ऐसा हुआ ना तो मजा आ जाएगा सही में, कि अगर हमें ऐसा कुछ देखने मिले कि घोषणा हो पूरे वर्ल्ड में कि कल डायरेक्ट 10 दिन स्किप हो जाएगा, बवाल मच जाएगा पूरी दुनिया में। पर अभी ऐसा इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि जितने भी स्पेस एजेंसीज हैं, नासा वगैरह, सब ने एक्यूरेट नैनो मिनट तक काउंट किया है और अभी हम पूरी तरह से सिंक्ड हैं। एक्चुअल में धरती सूरज की चारों तरफ जो स्पेस में घूम रहा है उससे हमारा कैलेंडर फुल्ली सिंक्ड है, नो मिस्टेक अभी। और लीप ईयर ये सब इसलिए लाया जाता था कि हमेशा सिंक्ड रहे। तो अब ऐसा होना इम्पॉसिबल है, लेकिन थ्योरेटिकली होता तो मजा आता। फैक्ट नंबर 5, मान लो आप बदमाश हो गए हो और आपने कोई क्राइम कर दिया और आप वहां से भाग गए, देश छोड़ के आप भाग गए मान लो। अब तो वहां आपके डीएनए के ट्रेसेस होंगे, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल बाल पड़ा होगा, उससे आपका डीएनए कंप्यूटर पे दिख जाएगा। तो अगर पुलिस ने डीएनए का एनालाइज किया तो कंप्यूटर में क्रिमिनल का स्ट्रक्चर आ जाएगा डीएनए का। पुलिस ये कहेगी कि अब हमें बस इस व्यक्ति को ढूंढना है जिसका ये डीएनए है। तो मान लो पुलिस ने शहर में बहुत लोगों का टेस्ट किया मैचिंग करने के लिए, और शहर में आपके पापा भी रहते हैं तो उनका भी सैंपल लिया गया टेस्ट करने के लिए। तो सवाल ये है कि क्या आपके पापा फंस जाएंगे, क्योंकि आपका पापा का डीएनए तो मैच करेगा, राइट? यही सवाल आप में से किसी एक लोग ने कमेंट में पूछा था। आप भाग गए, क्या आपके पापा फंस जाएंगे? आंसर है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉरेंसिक
में हमेशा फुल डीएनए स्ट्रक्चर को देखा जाता है। आपके डीएनए से आपके पापा का डीएनए मैच करेगा, लेकिन पूरा डीएनए मैच थोड़ी करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर एज अ टोटल पूरा यूनिक है। यानी आपका जो कंप्लीट एक डीएनए आपका निकाले हम उसको देखें तो वो दुनिया में सबसे अलग होगा। वैसा डीएनए स्ट्रक्चर किसी और इंसान का नहीं होगा। 800 करोड़ लोगों का अलग अलग डीएनए है। पर इस बात पे ध्यान दो, आपका टोटल डीएनए तो अलग होगा, लेकिन डीएनए के कुछ पार्ट आपके पापा से एग्जैक्टली मैच करेंगे और आपके मम्मा से भी एग्जैक्टली मैच करेंगे। तो इसका मतलब पुलिस अगर आपके पापा को ले गए तो ये पता चल जाएगा कि ये डीएनए तो मैच कर रहा है, यानी क्रिमिनल इसका बेटा ही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप क्राइम करोगे तो आप ही फंसोगे। फैक्ट नंबर 4, आपकी टोटल संपत्ति, घर, बैंक बैलेंस, पुरानी जमीन सब मिला के अगर 8 करोड़ रुपए है तो आप मिलियनेयर हुए। आप एक मिलियनेयर कहलाओगे और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। वैसे आप इंडिया में तो मिलियनेयर तब बन जाते हो जब आपके पास 10 लाख की संपत्ति हो जाए। आप लोगों में से 80% लोग जो अपने घर में रह रहे हैं, 90% चांस है कि उसका वैल्यू 10 लाख के तो ऊपर ही होगा। 10 लाख में कहाँ घर मिलता है आजकल। यानी मिलियनेयर रुपीस में सब है, लेकिन डॉलर्स में थोड़ा मुश्किल है। तो 8 करोड़ मतलब मिलियनेयर होना। इस पूरे धरती में अभी तक 6 करोड़ मिलियनेयर लोग हैं, क्रेडिट स्विस के रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि आबादी का 0.7% है। पर अगर आपकी संपत्ति 8000 करोड़ से ऊपर है, 8 करोड़ नहीं 8000 करोड़, तो आप बिलियनेयर कहलाओगे। और दुनिया में अभी सिर्फ 2700 ऐसे लोग हैं जो कि बिलियनियर्स हैं, जिसको टोटल आबादी का परसेंटेज निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि 2700 लोग 800 करोड़ लोगों में तो बहुत एक मेयर स्मॉल नंबर है। पर इस दुनिया में पर्सनल लेवल पे ट्रिलियनियर कोई नहीं है। ट्रिलियनियर मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास 80 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हो। एलॉन मस्क हाईएस्ट है जिनके पास $241 बिलियन है, जो कि ट्रिलियनियर का मैजिक नंबर का सिर्फ 25% के आसपास हुआ। पर एक इंसान है जो कि ट्रिलियनियर बन सकता था अगर वो अपने शेयर्स ना बेचता। तो क्या है कि बिल गेट्स, जिनको आप जानते होंगे डॉली चाय वाला के चलते, एक मिनट, डॉली चाय वाला को हम जानते हैं बिल गेट्स के चलते। हाँ ठीक है। बिल गेट्स ने जब अपनी कंपनी शुरू किया था तब जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स उनके पास थे, कंपनी होती है तो शेयर्स शुरू में सब उनके पास होता है, फाउंडर्स के पास। उन्हीं शेयर्स को अगर आज तक ये होल्ड करके रखते हैं तो उनका संपत्ति आज $1 ट्रिलियन से भी ऊपर होता है। ये बहुत कम लोगों को पता है। कोई भी कंपनी शुरू होती है तो फाउंडर्स के पास शेयर होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है शेयर्स को बेच के पैसे विड्रॉ किया जाता है लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए। उन्होंने शेयर्स बेच के अपने शौक पूरे किए, जैसे घर, गाड़ी, प्राइवेट जेट। पर उन्होंने बहुत मात्रा में दान, डोनेशन भी किया है, बिल्कुल इंडिया में जैसे रतन टाटा जी करते हैं वैसे ही। तो ये व्हाट इफ वाला केस है। अगर वो नहीं बेचते हैं, समहाउ वो शेयर्स को होल्ड करके ही रखते हैं, तो आज उनका नेटवर्थ होता $1 ट्रिलियन, यानी उनकी संपत्ति 83 लाख करोड़ होती। एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करो, 83 लाख करोड़ रुपीस, यानी इसमें बस अगर और 17 लाख करोड़ और जोड़ दिए, 83 + 17, तो 1 करोड़ करोड़ हो जाएगा। फिर हमें डबल बोलना होगा कि 1 करोड़ करोड़ रुपए। यानी कोई अगर 1 करोड़ का सूटकेस है, वैसा 1 करोड़ सूटकेस लाओ तब होगा 1 करोड़ करोड़। अभी फिलहाल बिल गेट्स की संपत्ति 10 लाख करोड़ के आसपास है, यानी ये जो ट्रिलियनियर का मैजिक नंबर है उसका मात्र 10%। लेकिन बात ये है कि बुढ़ापे तक अगर कोई शेयर्स ना बेचे, उसी को लेके बैठे रहे, तो बुढ़ापे में 90 लाख करोड़ लेके करेंगे क्या? जवानी खुल के जिया है इन्होंने, एंड मेरे ख्याल से ये फाइन डिसीजन था। नहीं तो डेथ बेड के समय पैसे लेके क्या करेंगे भाई? एंजॉय तो किया उन्होंने। जैसे फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल देखो, बिल गेट्स ने साल 2022 में 365 दिन में 392 बार उड़ान भरी अपने प्राइवेट जेट से। That's गजब। फैक्ट नंबर 3, कई लोग बोलते हैं कि सांप चूहों को खाता है, सांप इंसेक्ट्स को भी खाता है, कीड़े मकोड़ों को। अगर बर्ड ला दे तो बर्ड को भी सांप खाने लगेगा, चिड़ियों को। पर क्या सांप वाटर एनिमल्स को खाते हैं जैसे कि मछलियां? तो इसका आंसर है हाँ, सांप वाटर बॉडीज के क्रिएचर्स जैसे कि फिशेस को रख दो तो वो मछलियों को भी खा लेते हैं। और एनाकोंडा ऐसा सांप जो होता है अमेज़न वाला, उसके सामने तो अगर एक मरा हुआ बंदर भी रख दो या फिर डियर रख दो, उसे भी वो निगल लेगा। फैक्ट नंबर 2, हम लोग बोलते हैं ना ये बात कि ऐसी बातें बताऊंगा कि आपका दिमाग फट जाएगा, और दिमाग फटने वाले ये इमोजी भी बहुत फेमस है, आप लोग यूज किए होंगे इसे। पर क्या इंसानी दिमाग एक्चुअल में फट सकता है अचानक से? तो क्या है कि हमारे दुनिया में पास्ट में बहुत अजीब अजीब चीजों को लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जैसे स्पॉन्टेनियस कंबशन, जिसमें लोगों के शरीर में अचानक से ही बिना किसी वजह के ही आग लग जाती थी, किसी मिस्टीरियस बॉडी के बायोकेमिकल प्रोसेस के चलते। ये होना फिर बंद हो गया। 17 से 18 सेंचुरी के बीच में ऐसा रिपोर्ट किया गया था और डॉक्यूमेंट भी किया गया था। हालांकि अभी मॉडर्न टाइम्स में ये केस नहीं होता है, पता नहीं क्यों। और स्पॉन्टेनियस कंबशन के ऊपर कई किताबें भी लिखी गई है। तो वैसे ही क्या हिस्ट्री में दिमाग फटने वाला अचानक से कोई भी, मतलब ठीक है, ऐसा कोई भी वियर्ड केस को डॉक्यूमेंट किया गया है? एटलीस्ट सच भी ना हो फिर भी होता नहीं कि रिपोर्ट्स आए। क्या रिपोर्ट्स भी आया है? तो इसका आंसर है नहीं। ऐसा आज तक नहीं हुआ है इंसानियत के इतिहास में। ऐसा कोई वेरीफाइड केस नहीं हुआ है। स्पॉन्टेनियस कंबशन को जैसे मैंने बताया और डॉक्यूमेंट किया गया था। दिमाग फटने के क्लोजेस्ट अगर कोई चीज एक्चुअल में हुई है तो वो है ब्रेन एन्यूरिज्म।
इसका मतलब होता है इंटरनल ब्लास्ट। जो एक्सट्रीम लेवल का ब्रेन एनोरिज्म होता है उसमें इंटरनली दिमाग का पार्ट ब्लास्ट कर जाता है। कोई ऐसा बल्ज जो कि बहुत समय से ब्रेन में फॉर्म हो रहा है तो ब्रेन इंटरनली अचानक से फट जाता है और ज्यादातर केसेस में इंसान नहीं बच पाता है। अगर मेजर एनोरिज्म हुआ तो मतलब ऐसे कोई इंसान है अंदर फटेगा और खत्म। ऐसा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने फोन को 2 साल तक नॉन स्टॉप चार्जिंग पे छोड़ दो तो क्या होगा? सिंपल कॉमन सेंस तो ये कहता है कि फोन में तो आजकल सेफ्टी आ गया है, चार्जर्स में सेफ्टी आ गए हैं, तो फुल चार्ज होने के बाद तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, यानी फोन को कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट? आंसर है नहीं। मान लो आपने फोन को चार्ज में लगाया, 1 घंटे में फोन फुल हो गया, एक बार फोन 100% हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है क्योंकि चार्जर्स स्मार्ट होते हैं। राइट तो है लेकिन पार्शियली राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो फोन में कभी भी कंप्लीटली बंद नहीं होता है। देखो फोन में हर चीज नैनो लेवल पे मैटर करती है। जैसे कि याद है मैंने आपको वो वीडियो दिखाया था जिसमें कि एक प्रोसेसर पर हम जूम कर रहे थे और वो इतना जूम हुआ था कि वो लिटरली अनबिलीवेबल था कि इस स्ट्रक्चर को भी इंसान बना सकता है। यानी नैनो लेवल पे फोन पे चीजें मैटर करती है। एक अलग सी बात बताऊं, इसको सुनो ध्यान से। तो आपका फोन का जो प्रोसेसर होता है वो 5 नैनोमीटर तक भी आता है। आपका एक बाल लो, सिर्फ एक बाल पतला सा, वो जो काले रंग का बाल है उसका जो चौड़ाई है ना, बाल का चौड़ाई कितना कम होता है? उसका चौड़ाई होता है 80,000 नैनोमीटर। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट से समझो कि प्रोसेसर में जो कारीगरी होती है वो 5 नैनोमीटर तक जाती है। 80,000 5, तो इसलिए फोन में सब कुछ नैनोमीटर पे भी इफेक्ट करता है। तो 100% होने के बाद भी चार्जिंग ऑन छोड़ने से सिंपली हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी फोन में तब भी जाते रहती है। अगर आप पूरी रात चार्ज पे छोड़ दी तो कोई बात नहीं, अगर आप 2 दिन भी छोड़ दी तो कोई बात नहीं, उतना चार्ज से कुछ नहीं होगा और चार्जर भी सह लेगा। पर जैसे जैसे दिन बीतेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप होने लगेगा और बैटरी ऑफ कोर्स, जैसे कि आपने गेस किया होगा, स्वेल होने लगेगा। चार्जिंग प्रोटेक्शन के बाद भी, क्योंकि इन एसेंस चार्जिंग कभी स्टॉप हुई ही नहीं थी और 1 महीने में फोन स्लिम एंड ट्रिम से मोटो हो जाएगा और 3-4 महीने चार्जिंग होने के बाद फोन का इंटरनल पार्ट्स मेल फंक्शन करना शुरू हो जाएगा और 8-9 महीने के अंदर 9 महीने में आपका फोन दुनिया से चला जाएगा। यानी 2 साल की नौबत आएगी ही नहीं। 9 महीने में लोगों के नए बच्चे हो जाते हैं और 9 महीने में आपका फोन खत्म हो जाएगा। टेक्नोलॉजी को कभी भी फुल प्रूफ नहीं मानना चाहिए। वैसे इतने देर फोन कोई चार्ज करेगा नहीं अपना, पर फिर भी इससे जो जानकारी देना था आपको, नैनोमीटर और ये मेरा मेन मकसद था। तो ये थे आज के फन फैक्ट्स। हमेशा की तरह लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।